आरपीएससी 2011 सेलेक्ट 2011 में सिलेक्टेड हैं और इन्होंने एपी का इंटरव्यू दिया हुआ है 2 बार। तो सभी चीज़ें बताएंगे कि पीजी पीएचडी करना ज़रूरी है या नहीं है एपी के लिए, नेट जीआरएफ कैसे आप क्वालिफाई करें, कैसे आप तैयारी करें यूजी के बाद में पीजी की, कौन से अच्छे कॉलेज है पीजी के, इन सभी चीज़ जो अपने भरत भोसे ही अपन को थोड़ा डिटेल से बताएंगे। मैं समझता हूँ कि पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन व्यवसाय अभी बहुत आगे जाने वाला है और इसमें कई रोजगार की संभावनाएं मौजूद है। और इस आप बताओ कि एपी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट। हेलो गाइज, आज हमारे साथ में खास मेहमान है हमारे डॉक्टर भरत बोस। ठीक है, ये एक वेटनरी ऑफिसर है, गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर है। 2011 वैकेंसी में 11 वैकेंसी में वेटनरी ऑफिसर है, 11 वैकेंसी से। ठीक है, पोस्टिंग 2016 में मिला। पोस्टिंग 2016 में मिला था, लेकिन आरपीएससी ने जो आरपीएससी 2011 में सिलेक्टेड है और इन्होंने एपी का इंटरव्यू दिया हुआ है 2 बार। तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एपी के बारे में और ये सभी चीज़ें बताएंगे कि पीजी पीएचडी करना ज़रूरी है या नहीं है एपी के लिए, नेट जीआरएफ कैसे आप क्वालिफाई करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे यूजी के बाद में जैसे आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कैसे आप तैयारी करें यूजी के बाद में पीजी की, कौन से अच्छे कॉलेज है पीजी के, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बॉस अपन को जो अपने भरत बॉस है ये अपन को थोड़ा डिटेल से बताएंगे। मोस्ट वेलकम है बॉस आपका। तो आप बताओ हमारे व्यूवर्स को कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एपी होता क्या है। धन्यवाद ताजी भाई, आपने चैनल में बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं दर्शक भाइयों से जो भाई बहन हैं है ना, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका मेडिकल में चयन नहीं होता है तो आप दूसरे विकल्प के तौर पे पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन को चुन सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ जो अध्ययनरत छात्र हैं, 11वीं और 12वीं में जो छात्र पढ़ रहे हैं, वो अपना प्राथमिक कैरियर पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन व्यवसाय को बनाए। इसमें आगे जाकर भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस सेक्टर में अभी सैचुरेशन नहीं आने वाला है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 25 साल तो कोई सैचुरेशन नहीं आने वाला। बाकी बहुत सारे फील्ड में आपको सैचुरेशन देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर में। सैचुरेशन का मतलब सैचुरेशन ये है कि आपके पास जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर वैकेंसीज जॉब्स से अगर आगे निकल जाएंगे, उनकी संख्या अगर जो स्नातक छात्र हैं उनकी संख्या अगर जॉब्स और वैकेंसीज से आगे निकल जाएगी तो फिर उनको रोजगार मिलना मुश्किल है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सैचुरेशन आ गया। ठीक है, तो अगले 25 साल पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में कोई सैचुरेशन नहीं आने वाला। ठीक है, बाकी कई सेक्टर में सैचुरेशन आ चुका है और कई सेक्टर सैचुरेशन आने वाला है उनमें। लेकिन मैं समझता हूं कि पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन व्यवसाय अभी बहुत आगे जाने वाला है और इसमें कई रोजगार की संभावनाएं मौजूद है। और इसमें अपन अगर अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से अपने किसानों को बढ़ावा देते हैं, अच्छे से उनको नॉलेज देते हैं तो अपने देश का विकास होगा। मतलब बिल्कुल, देखिए अपना जो है देश है, इसकी जो इकोनॉमी है, अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था है, वो जो आर्थिक आधार है अपना, वो कृषि के ऊपर आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारी इकोनॉमी अगर कृषि आधारित है तो जाहिर है कि हमें कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय चुनने होंगे, तभी हमारी जीडीपी में सुधार होगा, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी देश की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब आप बताओ कि एपी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट। एपी के लिए सबसे पहले देखिए आपने फर्स्ट स्टेप, हाँ पहले शुरुआत से बताना चाहूँगा मैं कि अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप नीट के माध्यम से जो है वेटनरी ग्रेजुएशन को चुने, वेटनरी कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले, जो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन विश्वविद्यालय और विद्यालय है वहाँ अपना महाविद्यालय है वहाँ अपना प्रवेश लें। उसके बाद आप 5.5 साल का ही कोर्स होता है। उसके बाद अपना जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, अपना रुचि का जो विषय है, उस विषय में आप स्नातकोत्तर डिग्री का में प्रवेश ले सकते हैं। पीजी के लिए आप प्रवेश ले सकते हैं।
स्टेट कॉलेजों में भी जो राज्य के कॉलेज हैं वहाँ अलग आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। सेंट्रल लेवल पे देखें तो आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं तो आईसीआर का हर साल जो है पीजी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो आप इन प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से उन महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आप जो है प्रवेश ले सकते हैं। टॉप मोस्ट कॉलेज बताओ आप। टॉप मोस्ट कॉलेज अगर हम देखें तो आईसीआर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो एनडी करनाल हो गया, ठीक है, आईवीआई इज्जत नगर हो गया। तो ये टॉप मोस्ट कॉलेज हैं। गढ़वासु जो है लुधियाना, गढ़वासु हो गया, तनुवास तमिलनाडु। तो इस तरह से ये जो है टॉप मोस्ट कॉलेजों में आता है इनका नाम। और बॉस के भी एक टॉप मोस्ट कॉलेज से पीजी है, कौन से कॉलेज से पीजी है वो आपकी? मेरा पीजी जो है एनडीआई करनाल से है। एनडीआई करनाल जो टॉप मोस्ट कॉलेज है ऑल इंडिया का, वहाँ से बॉस की पीजी है। बॉस आपने पीजी के दौरान तैयारी कैसे की थी पीजी के लिए, मतलब जैसे यूजी के दौरान पीजी के लिए जो है बाद में की थी? नहीं, यूजी के दौरान ही तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनल ईयर से आप तैयारी शुरू कर दें तो आपको जिस सेक्टर में जाना है, एनिमल साइंस के सेक्टर में जाना है या आपको क्लिनिकल सेक्टर में जाना है, तो आपको वो डिसाइड करना होगा, निर्णय लेना होगा कि मुझे क्लिनिकल विषयों में पीजी करनी है या नॉन क्लिनिकल या एनिमल साइंस के विषयों में आपको पीजी करनी है। तो आप उन सब्जेक्ट के माध्यम से जो है उनकी गहरी पढ़ाई करके और उनकी गहरी नॉलेज लेकर आप कोई भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर सकते हैं पीजी के लिए। तो आप क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हैं तो क्वेश्चन बैंक निकालिए। तानवास की का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको, तानवास की साइड पे, ठीक है। आईवीआई का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ठीक है ना। एनडीआई का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, गढ़वासु का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उसमें ओल्ड पेपर भी मिलते हैं, ओल्ड पेपर भी मिलते हैं, उनके क्वेश्चन बैंक भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आईसीआर जीआरएफ के जो है क्वेश्चन बैंक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उनको आप निकालिए। पुराने पेपर हैं जो एएसआरबी एग्ज़ाम करवाता है, एआरएस वगैरह के, एआरएस का है, जेआरएफ का है, एसआरएफ का है, इन एग्ज़ाम्स के आप ओल्ड पेपर देख सकते हैं। तो आप इन माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो अपना पीजी का सब्जेक्ट जो है, रुचि का सब्जेक्ट काउंसलिंग के माध्यम से ले सकते हैं। उस विषय में आप पीजी करिए। पीजी के बाद आपको जो है पीएचडी भी करनी होती है, ठीक है ना। लेकिन मस्ट है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लेना चाह रहे हैं, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य अध्यापन के क्षेत्र में, हाँ, यूनिवर्सिटीज और महाविद्यालयों में जो पोस्ट होती है, तो अगर आप उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। नेट क्वालिफाई, नेट, हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आईसीआर नेट का क्वालिफाई कर सकते हैं आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। 3 नेट होते हैं, तीनों में से अपन कोई सा भी नेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तीनों में से आप कोई सा क्वालिफाई हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो एपी के जो एग्जाम इंटरव्यू जो भी होता है उस सब के लिए। फिर आपको जो अपना पीजी में जो आपका रिसर्च वर्क है या पीएचडी में आपका जो रिसर्च वर्क है उस पर आपको पेपर पब्लिश, अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं? स्कोरिंग आपका जो है आप जो आपका सब्जेक्ट है या आपकी रिसर्च है, तो आप कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 जितने आपको पेपर पब्लिश करना है आपके ऊपर निर्धारित करता है आपका रिसर्च का कंटेंट क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने मिनिमम, आप जितने मर्जी चाहो रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन फिर भी कम से कम 2 से 3 अपने रिसर्च पेपर पब्लिश पीजी के लेवल पे मिनिमम खुद के 2 से 3 पेपर मिनिमम जरूरी है ना। पीएचडी के लेवल पे आप मिनिमम 5 से 7 रिसर्च पेपर तैयार करिए। और जो नेट जीआरएफ का जो एग्जाम होता है तो उसमें बहुत जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं? जो अपने जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं से आते हैं? बिल्कुल, जो जैसे एनिमल साइंस का आपका अगर सब्जेक्ट है तो एनिमल साइंस के सब्जेक्ट से आएंगे। कितने जैसे यूजी लेवल के क्वेश्चन आते होंगे ना उनमें? यूजी लेवल के भी आते हैं, है ना। लेकिन रेशियो क्या रहता है? रेशो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पैटर्न चेंज होता रहता है। लेकिन फिर भी आपको जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन आपको मोस्टली आएंगे। मोस्टली जो अपना पीजी में जो सब्जेक्ट है उसके मोस्टली क्वेश्चन उसके आएंगे, हाँ, ठीक है। और वैसे पैटर्न उसका चेंज होता रहता है। वो अपना जो सिलेबस आएगा एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग अपन को पढ़ाई करनी, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है।
जैसे अपना जब अपन फॉर्म अप्लाई करेंगे तब उसका जो सिलेबस बिल्कुल रहेगा बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग अपन सिलेबस को तैयार पढ़े, करेंगे। पैटर्न को समझे हैं। बिल्कुल। तो बॉस इसके बाद में जैसे अपन ने यूजी कर ली, पीजी कर ली, फिर अपन ने नेट जीआरएफ कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना होता है एपी के लिए? एपी के लिए जैसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है तो आप अप्लाई करिए और उसमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आपका स्कोर बैठ रहा है, स्कोरिंग होती है वहाँ पर, तो जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो स्कोर आपने अगर क्वालिफाई किया है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा और आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करिए। मतलब सीधा एपी के लिए इंटरव्यू होता है, कोई एग्जाम नहीं नहीं, होता? कोई एग्जाम नहीं किसी होता। भी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम हाँ, नहीं? कोई एग्जाम नहीं है। तो अपन जैसे एपी ऑल इंडिया लेवल पे भी जा सकते हैं बिल्कुल और स्टेट लेवल पे भी, बिल्कुल दोनों यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं अपन? बिल्कुल। सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज जो है, रिजर्वेशन का फायदा स्टेट में ही मिलता है। ओनली फॉर जो रीजन का जो फायदा होता है, जो हाँ, अपनी फिक्स हाँ, सीट होती है कैटेगरी के हिसाब से, हाँ। उसका बेनिफिट अपन अगर को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट को छोड़ दे तो आईसीआर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट को छोड़कर अगर स्टेट, अगर आपको यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है हाँ हाँ, तो वो वहाँ पर आपका रिजर्वेशन उसी स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बेनिफिट है मतलब अपन को स्टेट में। बिल्कुल। और अगर अपन ऑल इंडिया से जाते हैं तो फिर वहाँ जनरल फाइट करना अगर पड़ेगा। स्टेट में जाते हैं तो आप अनरिजर्व। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो फिर आपको सीधा जनरल फाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधा इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू होगा सीधा। ठीक है, और कुछ एग्जाम वगैरह का कोई लफड़ा नहीं? इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद बस अपना नेट जीआरएफ होना चाहिए, तीनों नेट में से कोई पेपर भी होना पब्लिश होनी चाहिए आपके पेपर पास। अपने पब्लिश होने रिव्यू आर्टिकल हो, पॉपुलर आर्टिकल हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, आपके पास मेडल हो, आपके पास जो है अवार्ड्स हो, तो इन सब का जो है अपना अपना वेटेज होता है। थोड़ा बेनिफिट मिलता है बेनिफिट अपना, मिलता है। जैसे गोल्ड मेडलिस्ट है या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। किसी जैसे किसी बिल्कुल। एनसीसी वगैरह के अपन हाँ, पहले हाँ, कैंडिडेट रहे हुए हैं, बिल्कुल तो इन सब चीजों का थोड़ा बेनिफिट मिलता है अपन को। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सरकारी संस्थानों में काम किया हुआ है तो आपको वहाँ का भी जो अनुभव का जो है बेनिफिट मिलेगा। हाँ, आप जैसे गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर हो तो बिल्कुल। उसी हिसाब से प्राइवेट उसी के हिसाब से दी जाती है। हाँ हाँ हाँ। जैसे सेम स्कोर अगर दूसरा स्टूडेंट भी करता है, लेकिन अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो, आप कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से काम कर रहे हो, तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एपी में जैसे कमेटी कैसी बनती है, कौन बैठते हैं जैसे इंटरव्यू में? असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो है जो यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय होते हैं, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, हाँ, कुलपति जो होते हैं, वो बैठेंगे। तो वो बैठते हैं और उनके इंटरव्यू बोर्ड में जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बैठते हैं। मतलब जैसे एक्सटर्नल बैठते हैं कुछ, तो एक्सटर्नल भी आते हैं और subject कुछ के। जो सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो जो बैठते जिस हैं। यूनिवर्सिटी में आपका बिल्कुल। इंटरव्यू हो रहा है वहाँ से भी टीचर बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वाइस चांसलर सर बैठेंगे। वाइस चांसलर। ठीक है, तो वो कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे एक दो क्वेश्चन आप बताओ, आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया? ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही होते हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, डीपली उसका ज्ञान है कि नहीं है, अगर आपने काम किया हुआ है तो उसका आपको अनुभव है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पुटअप की जाती है, पूछी जाती है। आपको जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना होता है तो उसमें से भी स्लाइड्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो भी आप वहाँ प्रेजेंट करें उन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मतलब गहरी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी। तो आपको एक आध दो क्वेश्चन याद हो तो बताओ आप। जैसे राशन बैलेंस, मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था राशन बैलेंसिंग पर था, तो राशन बैलेंसिंग के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, राशन कंप्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले गए कि आप एक गाय है 400 kg की, वो दूध दे रही है 10 लीटर, 4% उसमें फैट आ रहा है, तो उसका रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा और आप उसका राशन कैसे कंप्यूट करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किया जा सकते हैं। और कुछ डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो भी अपना सब्जेक्ट होगा, पीजी पीएचडी, पीजी का जो सब्जेक्ट है आपका, उससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसी से उठाए जाएंगे। उसी से उठाए जाते हैं। मोस्ट कि जिस सब्जेक्ट से इन्होंने पीजी किया उसके बारे में कितनी गहरी जानकारी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी ताकि कुछ स्टूडेंटों को पता चल सके। और बहुत सारे स्टूडेंटों को ड्रीम होता है कि मेरे को एपी बनना है, लेकिन प्रोसेस उनको पता नहीं होती है, तो आपने पूरी प्रोसेस बताई है, बहुत अच्छी बात है बॉस।
थैंक यू, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद आभार करता हूँ। और आपसे आगे भी अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर मिलूँगा और ज़रूर आपका इंटरव्यू लूँगा। ज़रूर आपसे जो भी कमेंट करेंगे स्टूडेंट, जिस भी टॉपिक के बारे में उनको अधिकांश रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, उस पे मैं ज़रूर आपसे वीडियो बनवाऊँगा बॉस। बिल्कुल और बिल्कुल, हमेशा सभी आपके लिए उपलब्ध हैं। जो भी अगर किसी भी दर्शक भाई को कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो अपना कमेंट करें, है ना। आप कमेंट्स के माध्यम से अगले नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड करने की कोशिश करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अच्छे से लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बॉस, आप समाप्त धन करो। धन्यवाद ताजी भाई। और दर्शक गणों से मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके अलावा हमने 3 वीडियो डाले हुए हैं अदर भी, जैसे वेटनरी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है उनके बारे में पूरी डिटेल से हमने बताया हुआ है। जो वेटनरी ऑफिसर होता है उसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताया हुआ है, तो वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हो। वो सभी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड वो सभी वीडियो आपको मेरे एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं। ये जो 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं 1 to 4, इन सभी के वीडियो के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाएं और देखें।